वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एकदम नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पिछले दिनों एक तस्वीर काफी चर्चा में रही। तस्वीर में हैंडलूम की साड़ी पहने हुए मोदी मंत्रिपरिषद की महिला सदस्य एक जैसी मुद्रा में खड़ी दिखाई दे रही हैं। भाजपा समर्थकों और मोदी प्रशंसकों को इस तस्वीर में महिला सशक्तिकरण के दर्शन हो रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुए मंत्रिपरिषद विस्तार में मोदी जी ने 7 महिलाओं को मंत्री बनाया है और अब मोदी सरकार में कुल 11 महिला मंत्री हैं। ये देश इस वक्त उथली भावनाओं और खोखली उम्मीदों से लबालब भर चुका है। इसीलिए सच्चाई से मुंह मोड़कर इस तरह के महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार की वाहवाही हो रही है। अगर दिल्ली से मुंह घुमा करके यूपी की तरफ किया जाए तो नजर आ जाएगा कि भाजपा शासन में महिलाओं के सम्मान के लिए कितनी जगह है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के बाद यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। जो उत्तर प्रदेश कभी अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक धरोहरों और विरासत के लिए मशहूर था, अब वो कानून व्यवस्था के नाम पर हो रही दबंगई के लिए चर्चा में आ रहा है। मजे की बात यह है कि भाजपा हमेशा भारत के ऐतिहासिक गौरव का गुणगान करती रहती है और अब उसके शासन में अत्याचार, अपमान और शोषण का नया इतिहास लिखा जा रहा है। भाजपा का पूरा जोर उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता हासिल करना है। मंत्रिपरिषद विस्तार में भी भाजपा की यही कोशिश नजर आई। तो क्या भाजपा अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी और मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए मोदी जी ने कौन सा नया दांव खेला है? आज आईने की नजर से इन्हीं सवालों की पड़ताल की जाएगी। साथ ही यह भी देखेंगे कि क्या तीसरे मोर्चे के लिए अब भी कोई गुंजाइश देख रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह हर दिल अजीज कैच जो लिया है हरलीन देओल ने। दरअसल बड़े कमाल के साथ बाउंड्री लाइन के इधर और उधर छलांग लगाकर हरलीन ने इंग्लैंड की खिलाड़ी एमी जोन्स का कैच लपका है। अब उनकी तारीफ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा, महिलाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर ने लिखा है, ये कैच इस साल का सबसे बेहतरीन कैच है। जबकि नए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, शानदार कैच हरलीन, आपने सचमुच 1 अरब लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस कैच को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी हरलीन के अद्भुत कैच की प्रशंसा की। रेखा ने ट्वीट किया, हरलीन देओल का क्या शानदार कैच है। वहीं नए नए मंत्री बने भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरलीन के कैच को देखकर ट्वीट किया, ये आसानी से अब तक के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षण क्षणों में से एक है, वास्तव में अविश्वसनीय। तो सिंधिया जी को यह फील्डिंग और कैच अविश्वसनीय लगे, लेकिन महाराज को यह याद दिलाने की गुस्ताखी तो की ही जा सकती है कि फील्डिंग और कैच लपकने के उस्ताद तो आप भी हैं। किस तरह आपने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपने लिए राज्यसभा सीट से लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री बनने तक फील्डिंग की और मौका आया तो कैच भी लपक लिया। भाजपा में शामिल होने वाले हर दल बदलू को इतना सब नसीब नहीं होता है साहब। इसमें तो आपकी राजनीतिक फील्डिंग ही काम कर गई है। वैसे अनुराग ठाकुर का कहना भी सही है कि इस कैच को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मंत्री महोदय के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है, तो वो जो चाहेंगे उसे लोगों को याद तो रखना ही पड़ेगा। बाकी गोली मारो डैश 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 जैसे बयान अगर मंत्री जी चाहें, उनकी इच्छा हो तो लोग भुला भी देंगे। वैसे हरलीन देओल के कैच को देखकर असली महिला सशक्तिकरण के दर्शन होते हैं। केंद्र सरकार की महिला मंत्रियों की तस्वीर तो उस किताब के कवर पेज की तरह है जो दिखने में बड़ा असरदार लगता है, लेकिन किताब का कंटेंट बेहद कमजोर होता है। कम से कम उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन के तहत महिलाओं की हालत देखकर तो यही लगता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले ही परस्पर विरोधी दलों में निचले दर्जे की हद तक खींचतान शुरू हो गई है। हाल ही में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा देखने मिली। कहीं प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया तो कहीं नामांकन करने पर उनके साथ बदसलूकी की गई। हद तो तब हो गई जब लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की महिला नेता की साड़ी खींची गई। कई नेताओं ने इसे लोकतंत्र का चीरहरण करार दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे भाजपा की नीतियों और नियत पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लखनऊ से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या महिला बाल विकास मंत्री ने तो इस घटना पर चुप्पी साध ली।
उनकी इस अनदेखी और चुप्पी ने वाकई महाभारत की कौरव सभा की याद दिला दी, जहां तमाम बड़े और माननीय माने जाने वाले लोग एक महिला का चीरहरण देखते हुए भी चुप रहे थे। उत्तर प्रदेश में मानो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। गनीमत यह है कि यूपी सरकार ने इस मामले में कुछ अफसरों को निलंबित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। अब ये जांच अंजाम तक पहुंचती है या फिर इसका हश्र भी उन्नाव जैसा होता है, ये देखना होगा। वैसे यूपी में केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि दलित भी बेहद असुरक्षित हैं। कानपुर देहात का एक वीडियो इन दिनों वायरल हुआ है, जिसमें दबंग एक दलित युवक से उसकी जाति पूछते नजर आ रहे हैं। दलित युवक ने जैसे ही अपनी जाति बताई, आरोपी युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते दलित युवक की पिटाई की गई। पता नहीं हमारे भीतर कितनी नफरत भर चुकी है कि किसी के प्रेम करने पर कुछ लोग हैवान हो जाते हैं। समाज में नफरत का एक और घिनौना चेहरा पिछले दिनों सुल्ली डील प्रकरण में देखने को मिला है। महिलाओं को देवी की तरह पूजने वाले इस देश में धर्म के नाम पर कैसे महिलाओं का अपमान किया जाता है, ये इस मामले को देख करके समझा जा सकता है। आइए इसे देखते हैं। सुल्ली एक अपमानजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जाता है। पिछले दिनों सुल्ली डील नाम के ऐप पर कई मुस्लिम महिलाओं को नीलाम करने की चौंकाने वाली खबर आई। जाहिर है ये मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के मकसद से बनाया गया ऐप है। इस ऐप के जरिए उन महिलाओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खुलकर लिखती हैं। इस ऐप को गिटहब पर पोस्ट किया गया था और इसे समुदाय संचालित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के तौर पर दिखाया गया था। ऐप में उनकी सहमति के बिना सोशल मीडिया से ली गई उनकी फोटो अपलोड करके लगभग 90 मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की गई थी, जिनमें ज्यादातर भारतीय महिलाएं शामिल थीं। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने मुस्लिम महिलाओं और महिला पत्रकारों पर हुए इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस तरह इस्तेमाल कर महिला पत्रकारों को डराने का तरीका चिंतित करने वाला है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर घटना की जांच की मांग की। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग ने घटना की मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया और 10 दिनों में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। पिछले 2 महीनों में मुस्लिम महिलाओं पर इस तरह का ये दूसरा साइबर हमला है। 13 मई को इसी साल 13 मई को लिबरल डोगे नाम के एक यूट्यूब चैनल ने ईद उल फितर के मौके पर कई पाकिस्तानी महिलाओं की तस्वीरें अपमानजनक टिप्पणियों के साथ साझा की थीं। वैसे सुल्ली ऐप के खुलासे के बाद मुसलमान लड़कियों को यह सलाह दी जा रही है कि वो अपनी तस्वीरें सोशल साइट पर न डालें। सवाल ये है कि घर से बाहर माहौल खराब है तो माहौल सुधारने की चिंता करना चाहिए या फिर लड़कियों पर बंदिशें लगाना चाहिए। बलात्कार या छेड़खानी की घटना के बाद भी पीड़िता पर ही सवाल उठाए जाते हैं। इस ऐप के बाद एक बार फिर मर्दों को औरतों को घर में कैद करने की नसीहत देने का बहाना मिल गया है। इन बहानों पर टिका समाज क्या खाक महिला सशक्तिकरण की बात करेगा? खैर, बात बहानों की निकल चली है तो ये भी देख लेते हैं कि कैसे मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बहाने यूपी चुनाव को साधने की कोशिश की गई है। देश के प्रधानमंत्री का जिम्मा मोदी जी ने संभाला था तो न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की घोषणा की थी। लेकिन उन्होंने अपनी इस घोषणा को नजरअंदाज करते हुए मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और कुल 45 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस तरह कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत 78 हो गई है, जो पिछले 30 साल में यानी पिछले 3 दशक में तीसरी सबसे बड़ी सरकार है। पहली 80 मंत्रियों वाली सरकार वाजपेयी जी की सरकार थी। इस विस्तार में उत्तर प्रदेश और गुजरात पर मोदी जी की कृपा दृष्टि भरपूर बरसी है। इस विस्तार में उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। पूर्वांचल से पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल, अवध से कौशल किशोर और अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा बुंदेलखंड से, बीएल वर्मा रोहिलखंड से और एसपी सिंह बघेल को पश्चिम उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाकर मोदी जी ने क्षेत्रीय संतुलन भी साध लिया है। वहीं गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मंडाविया को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनके साथ दर्शन जारदोश, मुंजपारा महेंद्र भाई और देव सिंह चौहान को भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। आदिवासी नेता मंगत भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल पहले ही बना दिया गया है। अमित शाह और एस जयशंकर पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह गुजरात से कुल 7 सांसद मंत्रिपरिषद में सदस्य हैं।
अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और आखिर में गुजरात में। लिहाजा दोनों राज्यों को साधने की रणनीति मोदी जी ने तैयार कर ली है। वैसे मोदी जी ने अपनी कही एक और बात को खुद ही झुठला दिया है। आप याद कीजिए कि इसी साल 10 फरवरी को लोकसभा में मोदी जी ने नौकरशाहों को निशाने पर लेते हुए कहा था, सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गए मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएंगे, केमिकल फैक्ट्री भी वही चलाएंगे, हवाई जहाज भी वही चलाएंगे। ये कौन सी बड़ी ताकत बनाकर रख दी है हमने। बाबुओं के हाथ में देश देकर हम क्या करने वाले हैं। और अब गजब देखिए, मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में 7 पूर्व नौकरशाहों को 10 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए हैं। अश्वनी वैष्णव को रेल और टेलीकॉम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। हरदीप पुरी को शहरी विकास मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम जैसे बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं। वहीं आरके सिंह को पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय मिले हैं। जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बने आरसीपी सिंह स्टील मंत्रालय का पदभार संभालेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से कैबिनेट में हैं। कॉमर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो अर्जुन मेघवाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं और साथ में संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे हैं। कहना कुछ और करना कुछ, यानी कथनी और करनी का अंतर किसे कहते हैं, ये इस कैबिनेट विस्तार में देखा जा सकता है। वैसे न खाऊंगा और न खाने दूंगा यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले मोदी जी के इस मंत्रिमंडल में दागदार मंत्री भी काफी हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी कैबिनेट में शामिल 78 मंत्रियों में से 33 यानी 42% ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामलों का उल्लेख किया है। हत्या से लेकर डकैती तक के मामले कई मंत्रियों पर दर्ज हैं। अब जनता को इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए कि देश सुरक्षित हाथों में है। वैसे देश में कथनी और करनी में यह अंतर तब तक चल सकता है जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता। ममता बनर्जी और शरद पवार के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी विपक्षी एकजुटता की बात उठाई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों को सारे मतभेद भुलाकर और अपने अपने अहंकार को परे रखकर एक साथ आना चाहिए, वरना इतिहास उन्हें ऐसा न करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है और उनकी रणनीति वास्तविक मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भविष्य में किसी भी विपक्षी गठबंधन का आधार बनना होगा, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है। तेजस्वी ने कहा कि अपने अपने अहंकार को साइड रखना होगा और ये देखे बिना आगे बढ़ना होगा कि अगर हम जीते तो हमें क्या मिलेगा। देश बचेगा तभी तो नेतागिरी बचेगी, लेकिन बीजेपी वाले ज्यादा वक्त तक रहे तो देश में कुछ नहीं बचेगा। सबके अपने अपने डर हैं। कोई सत्ता खोने के डर से सारी तिकड़में भिड़ा रहा है ताकि कुर्सी बची रहे, तो कोई अहंकार को साइड रखने की बात कर रहा है ताकि देश बचे और उनकी राजनीति भी। इन सब के बीच जनता के कई डर हैं। महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, हाथ आए रोजगार को खोने का डर और सबसे बढ़कर लोकतंत्र पर लटकती तलवार का डर। कौन बचाएगा जनता को इस डर से, यही सबसे बड़ा सवाल है। खैर, शायर अफसर इलाहाबादी ने ठीक ही फरमाया है कि न हो या रब ऐसी तबीयत किसी की, न हो या रब ऐसी तबीयत किसी की कि हंस हंस के देखे मुसीबत किसी की। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।